learners, welcome to Click Economics. I Dr. Amit Singh Khokhar welcome you to this channel and जैसा कि आप जानते हैं कि CBSE ने अभी रिसेंटली अपना 2020-21 सेशन का सैम्पल पेपर रिलीज किया था इकोनॉमिक्स का और वो सैम्पल पेपर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल था। तो मैंने उसको ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वीडियो बनाई थी। लेकिन उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेजेस मुझे रिसीव हुए कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो डेवलप कीजिए सर। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए ये वीडियो मैं लाया हूँ, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स का जो हमारा सैम्पल पेपर है 2020-21 का, उस सैम्पल पेपर को फुल्ली यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, पेपर डिजाइन को यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इस सैम्पल पेपर के रिलीज होते ही दो बातें क्लियर हो गई हैं। एक बात तो ये कि सीबीएसई एग्जाम जरूर कंडक्ट करेगी, तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए कि एग्जाम हो सकता है ना हो। बिल्कुल डेफिनेटली एग्जाम होने वाले हैं इस साल। सीबीएसई अपनी फुल प्रिपरेशन कर रही है, एलओसी फाइल हो चुकी है, कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड, टीचर्स के रिकॉर्ड अपलोड हो रहे हैं, सब कुछ फाइनलाइज किया जा रहा है जैसा कि यूजुअली किसी भी एकेडमिक सेशन में किया जाता है सीबीएसई के द्वारा, वैसे ही चल रहा है। और दूसरी बात क्लियर हो जाती है कि पेपर का डिजाइन, तो यहाँ हम पेपर के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के पेपर में 25% क्वेश्चंस लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे। इस बार कहा गया था कि ये रिड्यूस होकर के 20% हो जाएगा, लेकिन पेपर डिजाइन को जैसे मैंने यहाँ स्टडी किया तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि थियोरी का पेपर अभी भी 80 मार्क्स का ही होगा, प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। टोटल क्वेश्चंस जो है वो अभी भी 34 ही रहने वाले हैं। तो 17 क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स और 17 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 40 मार्क्स के दोनों सेक्शन रहने वाले हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा था कि पिछले साल 25% शेयर दिया गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जिसमें एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते थे। इस बार कहा जा रहा था कि वो रिड्यूस होकर 20% हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिखाई नहीं देता है। तो ये अभी कंफर्म होना बाकी है। देखिए क्वेश्चन का जो यहाँ पे पैटर्न है, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 3 और 3 क्वेश्चंस दोनों बुक्स में से, और 6 मार्क्स के भी दो दो क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका नंबर यहाँ रिड्यूस नहीं हुआ है, उनकी वेटेज वही 25% अभी भी टोटल बनी हुई है। इसके अलावा अब देख लेते हैं टोटल पेपर अभी भी 3 आवर्स का ही है, 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फटाफट से एक बार देख लेते हैं और फिर जल्दी से हम बात करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्यों है, और ये आपको कैसे आंसर करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है आपको। चलिए इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और 18 to 27 ये 1 मार्क्स के हैं। इसके बाद में कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है इस बार सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी आ जाएं। सो 7 to 10 नंबर और 25 से 27वां क्वेश्चन, ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इस बार कुछ नया किया है सीबीएसई ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 12 एंड 28 29 ये 3 मार्क्स के हैं। 13 15 30 20 4 मार्क्स के हैं। 16 17 33 to 34 6 मार्क्स के हैं। आपको इंस्ट्रक्शन दी है यहाँ सैम्पल पेपर में कि आंसर शुड बी ब्रीफ, आपको अननेसेसरी लेंथी आंसर्स नहीं लिखने हैं, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। यहाँ देख सकते हैं 3 मार्क्स के लिए 60 80, 4 मार्क्स के लिए 80 to 100 और 6 मार्क्स के लिए 100 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना होता है। सो टू द पॉइंट लिखना है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लंबा आंसर लिखते हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कि पेपर का जो इवेल्युएटर है वो उसमें आपको कुछ मार्किंग कम कर दे, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ेगा रेलेवेंट। इन सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे दो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी अलग से लिखे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और ये सीबीक्यूज लिखे गए हैं। कुछ एजर्शन और स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो है इस बार इंट्रोड्यूस किए, उनके बारे में भी मैं फटाफट बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बात की गई है इन्वेंट्री के बारे में, और इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये इन्वेंट्री होता है। और इसमें चेंजेस पॉसिबल है इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री जो होती है अपने आप में वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होती है, और इन्वेंट्री में होने वाला चेंज फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, कि स्टॉक में कोई भी परिवर्तन आएगा, कोई भी चेंज होगा तो वो फ्लो कहलाएगा, कि कितने टाइम पीरियड में कितना चेंज आया है। इसी का एक ऑप्शन भी है, ऑप्शनल क्वेश्चन। इकोनॉमी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया गया है 200 करोड़ रुपीस, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया गया है 40 करोड़ रुपीस, और वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी FIFA ये आपको फाइंड आउट करना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बराबर होती है NFIA प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड के सम के। तो यहाँ हम अगर 200 और 40 को अगर हम ऐड कर देते हैं, सो वी गेट द आंसर दैट इज 240 करोड़ रुपीस।
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि कोविड 19 का जो समय चल रहा है, इसमें एक आशंका जताई गई है कि मैनी इकोनॉमिस्ट हैव रेज देयर कंसर्न दैट इकोनॉमी में हैव टू फेस डिफ्लेशनरी सिचुएशन। तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन वो होती है जिसमें प्राइस जो है यानी कीमतें कम हो रही हो। तो वो कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है। तो एग्रीगेट डिमांड कम होने पे ये होता है ड्यू टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए? उन्होंने पूछा कि अगर आप हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे आरबीआई को? तो इसका आंसर है रिलीज करने के लिए आप कहेंगे कि रिलीज कर दीजिए मनी को, यानी मनी सप्लाई जो है उसको बढ़ा दीजिए। तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में मनी सप्लाई के बारे में पूछा गया है कि ये क्या होती है। तो मनी सप्लाई बेसिकली बराबर होती है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। तो मनी सप्लाई जो होती है उसको हम कहते हैं सी सी प्लस डी डी, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में करंट अकाउंट सरप्लस के बारे में बात की गई है और मेनली यहाँ पे क्या करना है, एक ऐसे पेयर को फाइंड आउट करना है जो करेक्ट हो। तो सरप्लस कहीं भी किसी भी अकाउंट में तब आता है जब रिसीप्ट जो है वो पेमेंट से ज्यादा हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारी जो मैचेस हैं वो सारे गलत हैं, लेकिन ये वाला जो मैच है ये करेक्ट मैच है। करंट अकाउंट सरप्लस कब होगा? जब रिसीप्ट जो है वो पेमेंट से ज्यादा हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, और 2 का करेक्ट मैच यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 ऑप्शंस दी हैं, ए बी सी एंड डी। इन चार में से एक करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि सारी की सारी जितनी ये स्टेटमेंट्स हैं इनको पढ़ने के बाद में ये वाली स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नजर आती है। इसमें बताया गया है कि मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है एक्सचेंज रेट को मॉडरेट करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। इस डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता क्या है कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है फ्री फ्लो ऑफ मार्केट में। तो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस अगर ऐसा लगता है कि एक्सचेंज रेट को कुछ इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि जो इकोनॉमी के लिए अनहेल्दी हो, इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा हो, बहुत कम हो रहा हो या बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो ऐसे में सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करता है और कुछ फॉरेन एक्सचेंज को मार्केट में रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करके फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि एक इंडिया की रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट कंपनी होती है जो बेसिकली ऑफिसेज, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज इन सबको बनाती है, कंस्ट्रक्शन करती है इनकी, या लैंड परचेज करके उसमें प्लॉटिंग करती है, वो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं। ऐसी कंपनी है, उसको क्या मिलता है? रेंट मिलता है गूगल कंपनी से, उसके न्यूयॉर्क ऑफिस से। दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन, पहली बात ये क्रेडिट साइड में जाएगी क्योंकि इंडिया की रियल एस्टेट कंपनी है, उसको कुछ मिल रहा है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। तो ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और ये करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये बोरोइंग नहीं है। सो द आंसर इज 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 के लिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। द इकोनॉमिक टाइम्स 27 मार्च 2020 का ये न्यूज़पेपर से एक कटिंग ली गई है जिसमें कुछ यहाँ पे व्यूज जो है वो बताए गए हैं और कुछ कंडीशंस इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो एक्सप्लेन की गई है और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 को आंसर करना है। इसमें कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को लोवेस्ट कर दिया है पिछले 15 सालों में घटा करके, और उसके अलावा जो CRR है वो भी कम हो गया है। CRR ऑफ ऑल बैंक्स वाज कट बाय 100 बेसिस पॉइंट्स, तो 100 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। CRR बेसिकली क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो, यानी कितना कैश बैंक्स को कैश की फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास में रखना पड़ेगा रिजर्व की फॉर्म में। तो जैसे ही ये 100 बेसिस पॉइंट्स कम होता है तो अब कमर्शियल बैंक्स को कम कैश रखना पड़ेगा आरबीआई के पास में। तो कुछ एक्स्ट्रा कैश मार्केट में रिलीज हो गया, तो वो है 1.37 लाख करोड़। शशिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर और उन्होंने एक बिग ग्लोबल रिसेशन की आशंका जताई है। इंडिया भी उससे इम्यून नहीं है कि इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हमें पूरी चर्चा करनी है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है और कोर इन्फ्लेशन जो है वो ईज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। कोर इन्फ्लेशन जैसे एनर्जी सेक्टर है, कोल है, पेट्रोलियम है, इन सेक्टर्स में जो
इन्फ्लेशन है, महंगाई की जो दर है वो कम हो सकती है, क्योंकि डिमांड ही कम हो जाएगी कंस्ट्रक्शन की। तो इस इंफॉर्मेशन में बेस्ड पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहा है कि कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू, कि अगर रेपो रेट अगर कम हो जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि अगर कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका प्रभाव पड़ेगा राइज इन एग्रीगेट डिमांड। इसका भी बिल्कुल वैसा ही प्रभाव है कि जैसे अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो वैसे ही सीआरआर को जैसे ही कम करते हैं तो जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाती है, लोगों के हाथों में ज्यादा कैश आ जाता है, लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, तो उससे इकोनॉमी में ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। इसमें कहा गया है कि वो डिफरेंस जो जिसमें कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करती हो वो वाली एग्रीगेट डिमांड जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड हो, तो उस गैप को क्या कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए तब इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी में, लेकिन है इतनी। तो ये जो गैप है ये इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अगर है इकोनॉमी में तो केन्जियन थियोरी में उसका इम्पैक्ट क्या होगा इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे। तो एम्प्लॉयमेंट पे तो कोई इम्पैक्ट होता नहीं है, बेसिकली अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो ऐसे में प्राइस लेवल बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी तक जितने क्वेश्चन आपने देखे वो सारे के सारे थे 1 मार्क्स के, और ये अब जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इसके आगे। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला ये क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट्स करके दिए गए हैं और दोनों पार्ट्स 1.5 मार्क्स के यहाँ पे हैं। तो आपको अपनी जो वर्ड लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट कर लेनी चाहिए कि 60 वर्ड्स में आपको पूरा आंसर करना है, तो और 2 पार्ट्स है तो दैट मीन्स कि दोनों पार्ट आपके 30 वर्ड्स के कंप्लीट हो जाने चाहिए। सो अननेसेसरी लेंथ लिखना हमेशा अवॉइड करना चाहिए। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक ही चीज है क्या। तो आंसर देख लीजिए इसका कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, कि ये दोनों सेम चीज नहीं होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड सारी ही इंडस्ट्रीज का, जितनी भी इंडस्ट्री जितनी भी फर्म्स एक इकोनॉमी में है, जबकि ग्रॉस वैल्यू एडेड तो एक फर्म का भी हो सकता है। सो दे आर नॉट द सेम थिंग। सारी इंडस्ट्री सारी फर्म्स का जीबी अगर ऐड कर दे तो जीडीपी क्रिएट होता है। दूसरा था कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है हमेशा ड्यूरेबल होते हैं नेचर में, यानी काफी लंबे समय तक उनको यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स तो हमेशा नॉन ड्यूरेबल होते हैं नेचर में, वो तो वहीं फिनिश हो जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनका जो एक आइडेंटिटी होती है उनकी वो एंड हो जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और यूज अप हो जाते हैं, उनसे फिर फाइनल गुड्स क्रिएट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन 3 मार्क्स का है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, तो दोनों वही फिर 1.5 मार्क्स के हो जाएंगे। और इनमें फिर से वर्ड लेंथ 30 वर्ड्स के अराउंड, 30-40 वर्ड्स के अराउंड हमें इसका आंसर कंप्लीट कर देना चाहिए, नॉट मोर देन 40। पहला जो यहाँ पे पार्ट है उसमें कहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड जो है करंट अकाउंट का वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को ही एडजस्ट करता है क्या, या उसी को ही रिप्रेजेंट करता है क्या। तो ये गलत है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। करंट अकाउंट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफर जो हैं उनको भी ये प्रेजेंट करता है। सेकंड पार्ट है कि बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द डेबिट साइड। ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये डेबिट साइड में नहीं बल्कि क्रेडिट साइड में है। क्योंकि जब बोरोइंग होती है तो बोरोइंग से क्या होता है, इनफ्लो होता है इकोनॉमी में, किसका, कैपिटल का, या फिर करेंसी का इनफ्लो होता है, और ये क्रेडिट साइड में एंट्रीज की होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में और करके एक चॉइस भी दी गई है, और ये 3 मार्क्स में यहाँ पे दिखा रखा है आपको, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है तो पूरा आंसर जो है वो 3 मार्क्स का होगा कि ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। इस स्टेटमेंट को या तो डिफेंड करना है या रिफ्यूट करना है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, यानी हम रिजेक्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को कि जो ये यहाँ कहा गया है ऐसा कुछ नहीं होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो खाली ट्रेड डेफिसिट को नहीं शो करता है। करंट अकाउंट में क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी इंक्लूड होते हैं, और उसके अलावा जो इनविजिबल्स होते हैं जिसे हम सर्विसेज कहते हैं उनका ट्रेड भी करंट अकाउंट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि इनविजिबल्स एंड करंट ट्रांसफर्स आर इन एक्सेस ओवर द रिसीप्ट ऑफ विजिबल। तो अगर यहाँ पे
ये सरप्लस है, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड डेफ़िसिट होगा तो करंट अकाउंट का भी डेफ़िसिट ही होगा। तो ये इनको हम मतलब ऐसे जनरलाइज़ नहीं कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। इसके 2 पार्ट्स हैं, 4 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स का है और सेकंड पार्ट 3 मार्क्स का है। तो 1 मार्क्स का है डिफाइन मनी मल्टीप्लायर, तो इसकी डेफिनेशन देनी है तो वेरी शॉर्टली आपको इसको आंसर कर देना। तो मनी मल्टीप्लायर को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द कमर्शियल बैंक्स, ध्यान रखिए सेंट्रल बैंक नहीं लिखना है यहाँ कभी भी, क्रिएट क्रेडिट बेस्ड अपॉन द रिजर्व रेशो एंड इनिशियल डिपॉजिट्स। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं। अगर इनिशियल डिपॉजिट मान लीजिए 5000 है और रिजर्व रेशो मान लीजिए 20% है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एल आर आर जो होता है उसको हम यूज करके क्या कैलकुलेट करते हैं, मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं। और मनी मल्टीप्लायर होता है इसका रेसिप्रोकल, और इस केस में 5 आ जाएगा। तो 5000 इनिशियल डिपॉजिट है तो इसकी वैल्यू आएगी 25,000, यानी इतना टोटल क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा इकोनॉमी में। चलिए अब इसको इन्होंने कहा कि ये इन्वर्सली रिलेटेड है क्रेडिट क्रिएशन किसका, रिजर्व डिपॉजिट रेशो का। यानी ये देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते थे इन्वर्सली रिलेशनशिप यहाँ पे शो हुई थी। तो इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करना है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इनिशियल डिपॉजिट की वैल्यू अज्यूम कर ली और मैंने लीगल रिजर्व रेशो की वैल्यू अज्यूम कर ली। ऐसे ही आप यहाँ पे शो कर दीजिए। ये इन्होंने दिखा दिया कि क्रेडिट क्रिएशन 1 अपॉन रिजर्व रेशो, और आप देख सकते हैं कि टोटल क्रेडिट क्रिएटेड 1 अपॉन रिजर्व रेशो, जिसे हम मनी मल्टीप्लायर कह देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 20%, जैसे मैंने अज्यूम किया था इन्होंने भी 20% का ही एग्जांपल दिया है। बस फर्क यह है कि मैंने 5000, इन्होंने 1000 करोड़ के लिए ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। सो द आंसर इज 5 करोड़ रुपीज। इसके अलावा कोई और वैल्यूज लेकर के भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 3 से दिया जा रहा है यहाँ पे, और ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। किसी इकोनॉमी में C इज इक्वल टू ये दिया गया है, ये क्या है आप बताइए। ये है बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन, और कंजम्पशन फंक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं। ये जो 200 लिखा हुआ है ये कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये जो 0.5y लिखा है ये कहलाता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो बेसिकली इनकम के चेंजेस के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो इन्होंने यहाँ कहा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वाई है नेशनल इनकम। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर 400 करोड़ है तो इसमें बताना है कि इक्विलिब्रियम में है क्या इकोनॉमी 1500 करोड़ रुपए के इनकम लेवल पे। आपको आंसर जस्टिफाई भी करना है। नाउ सी गिवन कंजम्पशन फंक्शन ये दे दिया, आई इज इक्वल टू 400 करोड़, लेवल ऑफ इनकम 1500। देखिए जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है उसकी ADAS अप्रोच ये वाली यहाँ लिखी हुई है कि यानी AD इज इक्वल टू AS हो जाए तो फिर वो इक्विलिब्रियम हो जाता है इकोनॉमी में। हमें पता है कि AD हम y इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि AD इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई और AS जो है वो इक्वल टू होता है y के। तो y को आगे हम सोल्व कर लेंगे क्योंकि c की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। c ये कंजम्पशन फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन आगे देख सकते हैं कि c की जगह हमने कंजम्पशन फंक्शन लिखा और ये इस तरीके से y की वैल्यू हमने सोल्व की तो 1200 करोड़ रुपीस आती है इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो दैट मीन्स कि 1500 करोड़ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे खास बात, ये स्टेप्स दिए हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये सारा लास्ट में एक ही साथ नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने ये ADAS अप्रोच लिखी तो आपके हाफ मार्क्स कंफर्म। अगर आपने ये बता दिया कि AD जो है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का एडिशन होता है तो हाफ और मिल गए। आपने कंजम्पशन फंक्शन को पुट कर दिया इस रिलेशनशिप में, 1 मार्क्स और मिल गए। फिर आपने वैल्यूज पुटअप कर दी, आपको आधा नंबर और मिल गया, और कैलकुलेशन भी सही सलामत कर दी, आधा नंबर और मिल गया। और फिर फाइनली आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया, कंक्लूजन का फिर 1 नंबर मिल गया। तो आप देख सकते हैं इसे कहते हैं स्टेप मार्किंग बोलते हैं, जो CBSE करवाती है। चलिए इसका एक चॉइस क्वेश्चन भी है, और चॉइस में आपको 4 नंबर को दो दो पार्ट में डिवाइड करके दो दो नंबर के क्वेश्चन हो गए आपके। तो एक्स एंटी सेविंग्स क्या होती है और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसको डिफाइन करना है, बहुत शॉर्ट में लिख देना है। एक्स एंटी सेविंग्स क्या होता है, बेसिकली प्लान्ड सेविंग्स होती है किसी भी इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे। और फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब सारे के सारे जो रिसोर्सेज है, मेनली ध्यान रखिए ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज?
जो काम करना भी चाहते हैं और काम करने की उनकी इच्छा भी है, तो कैपेबल भी हैं और विलिंग भी हैं। इन सबको अगर काम मिल जाए प्रिवेलिंग वेज रेट पे, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में आती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स 1 सितंबर 2020 का, उसमें से कुछ लाइन आपको दी है कि इंडिया का जीडीपी 23.9% यानी 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो गया है, घट गया है। कौन से में? अप्रैल जून क्वार्टर 2020-21 में। तो यहाँ देखिए, इसके बेसिस पे दो फिस्कल मेजर बताने हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जीडीपी घट रहा है, तो हमें एक्सपेंड करना है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे फिस्कल मेजर्स बताने हैं। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इसको हम बेसिकली कहते हैं, जिसमें कि सरकार क्या करेगी, दो तरह के कदम उठाती है। पहला, या तो वो टैक्स कम कर दे। टैक्स कम करेगी तो लोग जो है उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अब उनको टैक्स कम पे करना पड़ता है, तो अब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा खर्च कर सकते हैं अपनी आय का भाग। ऐसे में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा सरकार ये कर सकती है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, खुद खर्चा ज्यादा करेगी। तो आप जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, सरकार खर्च जैसी बढ़ाएगी तो जी बढ़ जाएगा, और जैसे ही जी इंक्रीज होगा तो समझिए कि एडी इंक्रीज हो गया। टैक्स अगर घटाती है तो लोगों के पास अब ज्यादा आय है खर्च करने के लिए, तो वो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, तो सी इंक्रीज हो गया। तो उस केस में भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे देखिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये नेशनल इनकम में यूजुअली हम ये सोचते हैं कि न्यूमेरिकल आएगा उसमें से, लेकिन यहाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि विमेन की सर्विसेज जो होती हैं, महिलाएं जो काम करती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है, बताना है, रीजन भी देना है आपको, बिना रीजन के आपको मार्क्स नहीं मिलते। और दूसरा, कि जो साइक्लोन के विक्टिम्स हैं, कहीं चक्रवात आ गया और उसके जो प्रभावित लोग हैं उनको कुछ सरकार की तरफ से सहायता प्रदान कर दी जाए, कॉम्पनसेशन। तो ये हम कह रहे हैं कि ये वेलफेयर का एग्जाम्पल है, लेकिन क्या ये जो बेनिफिट दिया गया है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं इंक्लूड होगा? तो जाहिर सी बात है, देखिए, होम मेकर जिसको हम कहते हैं, विमेन जो हैं, उनकी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द सर्विसेज, क्योंकि उनकी जो सर्विस है उसको नापना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं। और ये जो कॉम्पनसेशन साइक्लोन विक्टिम्स को दी थी, ये भी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है। इसके बदले में जो साइक्लोन विक्टिम्स हैं, वे कोई सरकार के लिए सर्विसेज प्रोवाइड, फैक्टर सर्विसेज बेसिकली वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चॉइस भी दी गई है, तो चॉइस वाला जो क्वेश्चन है, थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे दो कंट्रीज दी हैं, नेशन एक्स और नेशन वाई, यहाँ पे दिए गए हैं। खास बात यह है कि ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वाला जो टॉपिक है उससे मिलता जुलता है, लेकिन हूबहू आपको लगेगा कि ये तो वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें दो कंट्रीज दी हैं और पूछा है कि कौन सी कंट्री में ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का वो ज्यादा है। तो बेसिकली यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ये। आप देखिए, कंट्री एक्स और कंट्री वाई, इन दोनों में 2018-19 में जीडीपी दे दिया और 2019-20 का जीडीपी बता दिया। ग्रोथ रेट अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो वो क्या होता है, बेसिकली चेंज, कि 2018-19 और 19-20 में चेंज कितना आया, और डिवाइड कर दो उसको बेस ईयर के जीडीपी से। तो बेस ईयर तो ये रहेगा यहाँ पे 2018-19, तो यहाँ देखिए चेंज कितना हुआ 2000 का, और डिवाइड कर दिया बेस ईयर से, तो बेस ईयर ये। ऐसे ही यहाँ पे चेंज कितना हुआ 80,000 का, और डिवाइड कर दिया बेस ईयर से, तो बेस ईयर इतना। दोनों को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 100% और नीचे 66.7%। अब आप देख सकते हैं कि कंट्री एक्स जो है उसमें ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो वही हमने यहाँ पे बता दिया है, ग्रोथ रेट एक्स का ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे देख लीजिए, एलेबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये गवर्नमेंट बजट का है, और यूजुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट बजट क्योंकि टोटल ही 6 मार्क्स की यूनिट है, तो उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि 3 3 मार्क्स के डिवाइड करके 2 पार्ट दे दिए, और टोटल क्वेश्चन हो गया 6 मार्क्स का, तो पूरी यूनिट का एक ही ये क्वेश्चन फिर आ पाएगा ऐसे में। डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, इनके आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या करती है गवर्नमेंट, रिसोर्सेज को एलोकेट करती है
डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सभी को मिल जाए, कोई ऐसा ना हो कि किसी को रिसोर्सेज ना मिल पाए। और फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका प्रोडक्शन हो सकता है जहां प्राइवेट सेक्टर ना कर रहा हो, तो ऐसे में पब्लिक सेक्टर खुद प्रोडक्शन भी करता है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि पब्लिक सेक्टर यानी सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद भी लेती है उसको पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका कि गवर्नमेंट बजट इफेक्टिव टूल है या नहीं है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, ब्रिजेस, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, तो इससे क्या होता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो उनको एंगेज कर सकते हैं इन कामों में। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्च कर रही है ऐसी ऐसी स्कीम्स में, मनरेगा में, SJSRY या PMRY वगैरह में, तो वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है और साथ ही साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फिर अगेन वही 18 से लेकर के 27 तक के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 1 मार्क्स के। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 1991 में, जिन्होंने उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करने में बड़ा रोल प्ले किया, तो मनमोहन सिंह थे वो। दूसरा क्वेश्चन है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है बेसिकली ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से हमारा मतलब है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसमें स्टेजेस आई हैं। वर्ष 1921 से पहले तक होता क्या था कि इंडिया में बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। तो लोग पैदा भी ज्यादा होते थे और मरते भी ज्यादा थे, तो इंडिया की पॉपुलेशन काफी हद तक स्टेबल रहती थी। लेकिन 1921 के बाद से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती चली गई, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। तो इसका आंसर है सेकंड। तो इंडिया ने सेकंड स्टेज एंटर करी थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंस इस बार क्वेश्चन के पैटर्न में आ गया है। देखिए ये असर्शन और रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। असर्शन यानी स्टेटमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन दी और क्या उसका रीजन सही सलामत ये है या नहीं, वो हमें चेक करना है। पहली बात तो ये देखना है कि ए और आर ये सही भी है या नहीं। दूसरी बात, अगर ये सही भी है तो क्या ए का सही रीजन आर है। उसी के बेसिस पे चार यहाँ ऑल्टरनेटिव दिए होंगे, इनमें से एक को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। ये स्टेटमेंट को पढ़िए, ये जो असर्शन है आप पाएंगे कि ये सही है। फिर इसको पढ़िए, ये वाली लाइन जो लिखी है, आप देखिए ये सही है या नहीं। ओके, ये भी सही है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो पहली वाली जो स्टेटमेंट थी, क्या इस वजह से थी, क्या ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट है ये पहली वाली का रीजन है। अगर ऐसा है तो ऑप्शन आपकी हो गई ए। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एजर्शन ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर जो है वो ए का सही रीजन है। इसका एक चॉइस क्वेश्चन भी दिया गया है। चॉइस क्वेश्चन में अगेन फिर वही असर्शन दी गई है, रीजन दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट को आराम से तसल्ली से पढ़िएगा, इसको यू विल फाइंड कि ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ए का सही रीजन नहीं है आर। तो इसलिए इस बार जो हमारी ऑप्शन आएगी वो आएगी ये, कि एजर्शन ए और रीजन आर दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीजन आर जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, कि ए क्यों हुआ, उसके लिए आर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी फॉर्मेट पे है। यहाँ पे अगेन असर्शन और रीजन दिए गए हैं। तो आप इन स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं कि एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्सेस टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। सही बात है, हर साल टारगेट तो रखती है गवर्नमेंट पीएससी के डिसइन्वेस्टमेंट का। और ये जो टारगेट है कई बार गवर्नमेंट अचीव कर लेती है, कई बार नहीं भी अचीव करती। लेकिन बात यह है कि डिसइन्वेस्टमेंट इससे जरूर कर लेती है सरकार। तो विनिवेश का ये एक अच्छा टूल है। और विनिवेश का लेकिन समस्या क्या है, जो डिसइन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में, इसके साथ प्रॉब्लम है कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो इनकम हो रही है वो ज्यादातर गवर्नमेंट सैलरी पे करने के लिए खर्च कर देती है एम्प्लॉयज को। उससे फर्दर कोई और इन्वेस्टमेंट करे या जिससे गवर्नमेंट की इनकम फ्यूचर में इंक्रीज हो, वो नहीं करती। तो ऐसे में लॉस इनकरिंग पीएससी जो हैं उनसे पीछे छुड़ा सकती है सरकार, ठीक है मान लिया, लेकिन ये ए का सही रीजन नहीं है आर जो है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। मेरा मानना यह है कि
एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ये इस तरह का पैटर्न जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ ये नहीं देखना होता यहाँ पे कि भाई लिखना कितना है। आंसर तो ठीक है, वो सिर्फ ये लिख देगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन पढ़ने में टाइम कितना लगाया, टाइम वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है एक नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। अब थोड़ा सा आपको लगेगा हाँ यार कुछ डिफरेंट हुआ, वो दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ गए थे जो थोड़ा सा अजीब से लग रहे थे आपको पढ़ने में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये बेसिकली। आपको चाइना की कुछ पॉलिसीज को और वहाँ के जो चेंजेस हुए हैं उनको मैच करना है यहाँ पे, तो करेक्ट पेयर को आपको फाइंड आउट करना है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। तो इन सबको आप मैचिंग करेंगे ए बी सी डी को, तो यू विल फाइंड कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। सो द करेक्ट पेयर इज सी। एक और क्वेश्चन एक नंबर का कि वन चाइल्ड पॉलिसी कौन सी कंट्री में आई, तो चाइना में आई। अब यहाँ पे देखिए 24 से 27 तक के जो क्वेश्चन हैं वो इस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेंगे। यहाँ पे समझाया गया है कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं या जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो लोन तो हमेशा से लेते रहे हैं। पुराने समय में वो किससे लेते थे, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से ले लेते थे, लेकिन आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, फॉर्मलाइज कर दिया लोन के सिस्टम को काफ़ी हद तक। और इसमें कौन लोग आ गए, बैंक्स आ गए, क्रेडिट सोसाइटीज आ गई। तो फार्मर्स बोरो करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए भी वो उधार लेते हैं, लेकिन कुछ फैमिली की उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, शादी करनी है बेटी की, घर बनाना है, ऐसे, या कोई और रीजंस हो सकते हैं उनके, बीमार हो गए, तो ऐसे में भी वो लोन लेते हैं। ऐसे में अनसर्टेनिटी जो होती है, फूड क्रॉप के फेलियर की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, तो उसके रीजंस क्या क्या हैं। रेनफॉल यानी बारिश जो है इरेगुलर होती है, हर साल अच्छी हो जरूरी नहीं है। वाटर टेबल जो है वो कम हो रही है। उसके अलावा कीड़ों का अटैक भी हो सकता है, इनकी वजह से क्रॉप का फेलियर पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने लोन भी ले रखा है, तो लोन चुकाना तो मुश्किल हो जाएगा ऐसे में। तो वे क्या होता है, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं कई बार, कुचक्र जो होता है लोन का उसमें फंस सकते हैं। मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, वो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स लेते हैं, बहुत महंगे महंगे रेट वो लागू करते हैं। तो इससे माइजरीज जो है वो क्रिएट होती हैं किसानों की। अब देखिए, इस पूरी इंफॉर्मेशन को और आप आगे तक पढ़ लीजिएगा और इसके बेस पे हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो पूरा जो लोन दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, बैंकों के द्वारा, सरकार क्या करती है कई बार इनको वेव ऑफ कर देती है, वेवर स्कीम्स लाती है कि माफ कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है और इससे सरकार को नुकसान होता है, फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बढ़ता है। और कुछ लोग कहते हैं कि इससे आदत खराब होती है किसानों की, उनको लगेगा कि हाँ माफ तो हो ही जाएंगे तो और लोन ले लो। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस कि अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स जो है वो किस वजह से होती है। मेनली वो इरेगुलर रेनफॉल की वजह से हो जाती है, कि क्योंकि बारिश समान नहीं होती हर साल, और हमारी कंट्री में अभी भी इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है नहीं, तो लोग बारिश पे डिपेंड करते हैं और बारिश हर साल बराबर होती नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि डेप्ट वेवर स्कीम जो है वो बहुत फायदे की है। किसके लिए, पुअर और मार्जिनलाइज फार्मर्स। मार्जिनलाइज फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत ही छोटा जोत का आकार होता है, बहुत छोटी जमीन जिनके पास होती है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। और ये किससे मुक्ति दिलाती है उनको, इनडेप्टेडनेस से, यानी हमेशा वो जो लोन का जो कुचक रहे उसमें फंसे रहते थे, उससे ये मुक्ति दिला देती है। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं, रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें पूरा स्टेप्स हैं कि भाई किस किस लेवल पे किस किस तरह के बैंक्स होंगे। तो मल्टी एजेंसी सिस्टम है ये। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं जो यहाँ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जो लोन चीपर रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चरल पर्पसेस के, ध्यान रखिए किस पर्पस के लिए, वो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर लैंड को डेवलप करना है और लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म अगर लैंड के लिए लोन लेना है तो वो देता है लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये आखिरी क्वेश्चन था जो 1 मार्क्स का है। इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए हॉटस्पॉट बन गया है। मेडिकल टूरिज्म होता है जिसमें कि लोग विदेशों से आ रहे हैं यहाँ पे, वो टूरिस्ट घूमने के लिए नहीं आ रहे बल्कि यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट देने इसके फेवर में, उसका रीजन क्या है कि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो इम्प्रूव हुई है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं ट्रेंड, और जो अदर प्रोफेशनल्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। दूसरी बात,
सारी मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे क्या है, चीप हैं इंडिया में, और विदेशों में वो कैसी है, कॉस्टली हैं। तो लोग सस्ता चाहते हैं तो इसलिए इंडिया में आके ट्रीटमेंट करा के चले जाते हैं, इसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। 3 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके लिए 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, दोनों पॉइंट के लिए 1.5 नंबर यहाँ पे अलॉट कर दिए गए हैं, 1.5 मार्क्स। इसमें चॉइस भी दी गई क्वेश्चन में 3 मार्क्स का, अगेन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं? एक तो रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स की नियमावली बना दी, भाई ये सेट ऑफ नॉर्म्स हैं जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स को फॉलो करने होंगे। और दूसरा ये कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बिल्डअप करा, तो रोड्स के, रेलवेज के नेटवर्क स्टैब्लिश किए, वेयर हाउस, गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज वगैरह स्टैब्लिश करने में इन्होंने, गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया अपना इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अब। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के बारे में है कि वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, दैट मींस कि वर्कफोर्स फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक और तरीका भी है इसको कहने का कि फॉर्मल सेक्टर का जो शेयर था इंडिया की टोटल एम्प्लॉयमेंट में, वो घट रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है। अब ज्यादा लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब मिलती है। तो ये हालांकि अच्छा तो नहीं है इकोनॉमी के लिए, लेकिन ये हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो रिसेंट ईयर्स में ऐसा हुआ है, और इस अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट के बारे में बताया गया है कि फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। दिस प्रोसेस वेयर बाय द प्रोपोर्शन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर इन द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बैडली अफेक्ट हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर जो है इनको तो प्रायोरिटी मिली, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलती थी वो काफी हद तक खत्म होती जा रही है, उनको रोका जा रहा है, और सब्सिडी भी अब काफी कम कर दी गई है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। इसका आंसर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कुछ हो रहा है उसको यहाँ 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट घट गया है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फर्टिलाइजर सब्सिडी अब नहीं मिल रही है, किसान जो है खासतौर पे जो गरीब और छोटे जो किसान हैं वो बैडली अफेक्ट हो रहे हैं, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है क्योंकि विदेशों से काफ़ी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, और फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ जा रहे हैं। तो इससे क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी होगी है कि प्रोडक्शन किस लिए किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट किया जा सके। अब इंडिया में ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी है कि फूड ग्रेन्स जो है उनका प्रोडक्शन कम होगा, तो फूड का क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा फूड आइटम्स का। क्वेश्चन नंबर 31 है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। ये अभी बहुत पॉपुलर सी टर्म बनी हुई है, पिछले 4-5 महीनों से प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बोला कि भाई हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत कोई नई बात नहीं है, बल्कि प्लानिंग प्रोसेस में तो ये ऑब्जेक्टिव हमेशा से ही रहा है, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो 4 ऑब्जेक्टिव हैं वहां पे, जो मेन ऑब्जेक्टिव, बड़े जो ऑब्जेक्टिव हैं, और उन 4 में से एक है सेल्फ रिलायंस, उसके अलावा और भी हैं, ग्रोथ है, इक्विटी है। तो ये तो हमेशा से रहा है, इसके बारे में बात करनी है। क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? करेक्ट है ये स्टेटमेंट कि हाँ, हम एग्री करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ऐसा तो हुआ ही है इंडिया में कि फॉरेन कंट्रीज पे हमें सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, कैपिटल के लिए हमें डिपेंड ना होना पड़े। इसलिए हमने कोशिश हमेशा से करी है कि हम सेल्फ रिलायंट रहें फूड सप्लाईज के लिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी और ये कैपिटल पे अगर हम डिपेंड होते हैं तो उससे क्या होता है, फॉरेन इंटरफेरेंस बढ़ता है, विदेशी लोग, विदेशी सरकारें हमारी नीतियों में हस्तक्षेप करती हैं। इसमें चॉइस भी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में जो है उसी से रिलेटेड है कि 2 मेजर स्टेप्स बताने हैं आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत किए गए। और ये 2 स्टेप्स हैं कि भाई एक तो आरबीआई का रोल चेंज हो गया, पहले वो था रेगुलेटर, अब उसको बना दिया फैसिलिटेटर। और दूसरा कि इंडिया में प्राइवेट बैंक्स की एंट्री हो गई। ये प्राइवेट बैंक्स जो थे ये फॉरेन कंट्रीज के भी थे और इंडियन भी थे, ये जो इंडिया में अलाउ कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको डाटा दिया है इंडिया और चाइना के बारे में, और इस डाटा को स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद में कमेंट करना है। डाटा का सोर्स भी यहाँ पे बता दिया गया है, हालांकि आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि सोर्स क्या है, वो क्वेश्चन पेपर सेटर ने अपनी सहूलियत के लिए दिया है, क्योंकि बिना सोर्स बताए किसी डाटा को यूज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ध्यान सिर्फ स्टेबल के इंफॉर्मेशन पे देना है, ये सोर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए यहाँ पे बताया कि
1980-90 पीरियड में ग्रोथ रेट कितना था दोनों कंट्रीज का, और 2015-17 में ग्रोथ रेट कितना था। आप देख सकते हैं कि चाइना का ग्रोथ रेट यहाँ ज़्यादा था, यहाँ इंडिया का ज़्यादा है। तो इसी के बेसिस पे हम कंक्लूजन जो है वो लिख देंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कब कब किस किस का ग्रोथ रेट कितना कितना रहा है। सो इंडियन एलिफेंट हैज़ टू ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट 2015-17 में बढ़ा तो है, चाइना को सरपास भी हमने कर दिया है, लेकिन अभी इंडिया को बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना है। 33rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसमें है कि रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है रीजनरेशन की कंपैरिजन में कैसा हो, उसके बारे में बात की गई है। एनवायरनमेंट की अपनी कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, कि अगर हम ट्रीज कट कर रहे हैं तो वो ट्रीज को दोबारा प्रोड्यूस कितने सालों में करेगा। हम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल कितने सालों रिप्रोड्यूस करेगा। नदी को मैला कर रहे हैं तो नदी को अपने आप से उसकी जो नेचुरल प्रोसेस है उसके बेसिस पे वो साफ कैसे करेगा। तो नेचर की अपनी एक स्पीड है, अगर हम उस स्पीड से ज़्यादा हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे तो नेचुरली एक डिसबैलेंस क्रिएट होगा, और इकोलॉजिकल डिसबैलेंस कहते हैं उसको, उससे पोल्यूशन भी क्रिएट होगा। इसके बारे में यहाँ बात की गई है। और दूसरा था कैलोरी बेस्ड जो मेजर है वो कितना अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको ए पार्ट को, और बी पार्ट जो कैलोरी बेस्ड है नॉर्म्स इनएडिकेट है या एडिकेट है। तो कहा गया कि एडिकेट नहीं है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है उसकी बात की जाती है। किसी भी पर्सन को 2400 यूनिट्स चाहिए रूरल एरिया में, और 2100 कैलोरीज चाहिए अर्बन एरियाज में एनर्जी की। और ये चाहिए अपना जो डेली रूटीन वर्क है उसको आराम से किया जा सके। लेकिन इसके अलावा भी तो एक ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट होती है ना भाई। आप देखिए एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, ये भी तो ह्यूमन बीइंग्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म है पॉवर्टी को मेजर करने का वो एडिकेट नहीं है, वो सही नहीं है। इसको इसीलिए क्रिटिसाइज भी काफी किया जाता है। 33rd क्वेश्चन में एक चॉइस भी दी गई है। इसमें पूछा गया है कि विमेन जो है वो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा क्यों नहीं होती हैं, या होती हैं, मतलब उसके बारे में कमेंट करना है। तो क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पे ज्यादा एजुकेशन लेवल की या ज्यादा स्किल लेवल की जरूरत होती है। तो इसलिए उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि विमेन जो है इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती जितने की मैन होते हैं। इंडिया में लिटरेसी रेट अभी भी विमेन का कम है, और अगर लिटरेसी रेट भी ठीक ठाक है तो उसमें हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती है। ड्रॉप आउट रेट जो है विमेन का ज्यादा है। और फिर ये डेटा जो है इसको एनालाइज करना है एम्प्लॉयमेंट पैटर्न के बारे में। 93 94 से लेकर के आगे तक अगर आप देखें तो प्राइमरी सेक्टर में लोग कम हुए हैं। कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे जो एम्प्लॉयमेंट है वो घटता जा रहा है। और ये सेकेंडरी सेक्टर में आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है। टर्शरी सेक्टर जिसे सर्विसेज सेक्टर कहते हैं उसमें भी ये इंक्रीज हुआ है, 20 से 26.8% हो गया है। इसी सारी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। सैंपल पेपर की आपके पास कॉपी भी होगी, और नहीं तो जो लिंक दिया गया है इस वीडियो के साथ में उसमें सैंपल पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है उसको मैंने एक लिंक की फॉर्म में भी प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल पेपर को, उसे आराम से स्टडी करने के लिए फ्री टाइम में। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस सैंपल पेपर का वो है कि वैलिड रीजन के साथ बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें ट्रू या फॉल्स बताना होता है और दो दो नंबर का पार्ट हो कोई भी, तो ऐसे में खाली ट्रू फॉल्स लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, आधा भी नंबर नहीं मिलेगा ट्रू फॉल्स बताने से, जब तक कि आप वैलिड रीजन साथ में नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सिंस इंडिपेंडेंस द बेनिफिट ऑफ द इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ट्रिकल डाउन हुए हैं, सभी लोगों तक पहुंचे हैं क्या पिरामिड में, उसके बारे में बात करनी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये इनोवेशन, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को बढ़ाता है क्या, इसके बारे में बात करनी है। और इनवर्स कोरिलेशन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में और नेशनल इनकम में, क्या ये सही है। तो इन तीनों में बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और है तो क्यों है। पहली बात कर लेते हैं कि जो पहली स्टेटमेंट है रॉन्ग है। जो ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन की उसके हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सही से नहीं हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में हुई भी है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई है, और उसके साथ साथ इंडिया में जो बेनिफिट्स हैं जो जीडीपी इंक्रीज होने के वो ट्रिकल डाउन नहीं हुए हैं। कुछ अमीर लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल गए हैं, जो पहले से ही वेल ऑफ थे उन्होंने ज़्यादा शेयर इकोनॉमिक ग्रोथ का अचीव करा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उससे डेफिनेटली फायदा होता है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो इससे क्या होता है, इससे इनोवेशन को फायदा मिलता है, इससे न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की एबिलिटी में इंक्रीज होता है। और लास्ट स्टेटमेंट जो है
वो फॉल्स है। वो कह रहे हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है, नहीं, डायरेक्ट कोरिलेशन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और इकोनॉमिक ग्रोथ में या फिर नेशनल इनकम में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली हमारा इंप्रूव हो रहा है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है कंट्री में, तो नेशनल इनकम बढ़ती है उसकी वजह से, घटती नहीं है। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो चैट बॉक्स है उसमें आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको डेफिनेटली शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो इस तरह की कोई वीडियो जिसमें सैंपल पेपर को एक्सप्लेन किया गया हो वो देखना चाह रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक एंड एज आई से देर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। सो बच्चों, ऐसी वीडियोस आप चाहे 10 देख लें, 20 देख लें, वो तभी आपको हेल्प करेंगे जब आप फिर बाद में फ्री टाइम में सेल्फ स्टडी भी करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।